नमस्ते, वेलकम टू आवर सनातन पॉडकास्ट। आज हम जानेंगे कि क्या है सांख्य दर्शन। ये नाम तो सुना ही होगा। सनातन धर्म के 6 प्रमुख दर्शन, जिन्हें षड दर्शन कहते हैं, उनमें सांख्य का स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत प्राचीन, बहुत प्रभावशाली। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज जैसे विकिपीडिया से हैं और कुछ गहरी छानबीन वाले लेखों से भी। तो आज का इरादा है कि इस दर्शन की तह तक जाएं, समझे कि आखिर यह है क्या भला, इसके मेन आइडियाज क्या हैं और क्यों इसे हमारे शास्त्रों में इतना इंपॉर्टेंट माना गया है। चलो गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल सही कहा। सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता कपिल मुनि माने जाते हैं, वो रियलिटी को, वास्तविकता को समझने का एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड, बड़ा सिस्टमैटिक तरीका हमारे सामने रखता है। और ये शायद भारतीय विचार परंपरा की सबसे पुरानी व्यवस्थित फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स में से एक है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले यही बात करते हैं, ये सांख्य नाम, इसका मतलब क्या है? कहीं पढ़ा था कि संख्या यानी नंबर से इसका कुछ कनेक्शन है। हाँ, ये बात आती है सामने। सांख्य शब्द संख्या से जुड़ा लगता है और इसका एक मतलब गिनना या विश्लेषण करना, इन्यूमरेशन, एनालिसिस बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये दर्शन रियलिटी को अलग अलग तत्वों में गिनकर उनका विश्लेषण करके ही तो समझाता है। वो 25 तत्वों की गिनती इसमें मशहूर है, लेकिन इसका एक गहरा और शायद ज्यादा सही अर्थ है सम्यक ख्याति। सम्यक ख्याति यानी एकदम सही ज्ञान, राइट नॉलेज। किस चीज का सही ज्ञान? प्रकृति और पुरुष के भेद का सही ज्ञान। यही सांख्य दर्शन का कोर मिशन है, इन दो फंडामेंटल रियलिटीज के असली नेचर को और उनके बीच के फंडामेंटल डिफरेंस को बिल्कुल साफ साफ समझना। सही। इसी को विवेक ज्ञान कहते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं ना कि जो लोग प्रकृति और पुरुष के विवेक का उपदेश करते हैं और तत्वों की संख्या पुरुष के अलावा 24 बताते हैं, वे सांख्य कहलाते हैं। प्रकृति और पुरुष, ये शब्द तो दर्शन और गीता वगैरह में खूब आते हैं। तो यही है इस दर्शन के आधार स्तंभ, द कोर कॉन्सेप्ट्स। एग्जैक्टली। सांख्य फंडामेंटली एक द्वैतवादी मतलब द्वैतवादी कहने का मतलब है कि ये मानता है कि ये पूरी सृष्टि, ये सारी रियलिटी दो मूल, शाश्वत, इटर्नल और एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट तत्वों से बनी है। 2 अल्टीमेट रियलिटीज हैं, एक नहीं। अच्छा, 2 चीजें हैं, पुरुष और प्रकृति। थोड़ा और समझाएंगे इनके बारे में, ये क्या है असल में? जरूर। पहला है पुरुष। पुरुष को आप समझ सकते हैं शुद्ध चेतना के रूप में, लेकिन ये चेतना पैसिव है, निष्क्रिय, इनएक्टिव। ये सिर्फ साक्षी है, देखने वाला। ये खुद कुछ करता नहीं, बस देखता है। सिर्फ देखता है, करता कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल। ये शाश्वत है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सांख्य ये भी मानता है कि पुरुष अनेक है, हर जीव में एक अलग पुरुष तत्व है। हर जीव में अलग? अच्छा। हाँ, और ये निर्गुण है, मतलब इसमें कोई गुण नहीं बदलते, कोई विकार नहीं आता। ये बस प्योर अनचेंजिंग अवेयरनेस है। इंटरेस्टिंग। तो पुरुष मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ देखता है, करता कुछ नहीं, बदलता नहीं, और हर जीव में अलग है। ओके, और दूसरा तत्व? प्रकृति। दूसरा तत्व है प्रकृति। ये पुरुष से एकदम विपरीत है। ये जड़ है, अनकॉन्शियस है, इसमें अपनी कोई चेतना नहीं है। जड़ है, अनकॉन्शियस। हाँ, पर ये क्रियाशील है, एक्टिव है, इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। सारा मैनिफेस्ट जगत इसी से बनता है। पुरुष की तरह ये भी शाश्वत है, इटर्नल है, हमेशा से मौजूद है। लेकिन पुरुषों के अनेक होने के विपरीत प्रकृति एक है। पूरे ब्रह्मांड की एक ही मूल प्रकृति है। और सबसे खास बात, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक मतलब वही 3 गुण, सत्व, रजस, तमस, जिनका जिक्र गीता में बार बार आता है। ये तो बहुत फेमिलियर लगता है। हाँ बिल्कुल, वही 3 गुण। सांख्य के लिए ये गुण सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज नहीं है, बल्कि प्रकृति इन्हीं 3 गुणों से बनी है। ये प्रकृति के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक समझ लीजिए। प्रकृति अपनी मूल अवस्था में इन 3 गुणों की साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम है। अच्छा, तो ये गुण क्या है? सत्व, रजस, तमस। हाँ देखिए, सत्व, इसका नेचर है शुद्धता, ज्ञान, हल्कापन, हार्मोनी, खुशी। ये क्लैरिटी लाता है। रंग सफेद। रजस, ये एक्टिविटी, एनर्जी, पैशन, एम्बिशन, रेस्टलेसनेस का प्रतीक है। यही मूवमेंट और चेंज लाता है। रंग लाल। तमस, ये इनर्शिया, इग्नोरेंस, डार्कनेस, हेवीनेस,
लेजीनेस का प्रतीक है। ये स्टेबिलिटी भी देता है, पर कंफ्यूजन और डिल्यूजन भी इसी से आते हैं। रंग काला। सत्व रजस तमस, सफेद लाल काला, ठीक है। हाँ, तो जब तक ये तीनों गुण परफेक्ट बैलेंस में रहते हैं, तब तक प्रकृति अव्यक्त रहती है, कोई सृष्टि नहीं होती। सृष्टि का खेल तभी शुरू होता है जब किसी कारण से ये संतुलन बिगड़ता है। तो यहीं पे बड़ा सवाल उठता है, ये संतुलन बिगड़ता कैसे है? और अगर प्रकृति जड़ है, अनकॉन्शियस है, तो ये इतना सब कुछ बनाती कैसे? मतलब इसमें ईश्वर या भगवान का कोई रोल है? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि क्लासिकल सांख्य दर्शन ईश्वर को सृष्टि का कारण नहीं मानता, उसे अनीश्वरवादी कहा जाता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है मतलब हमारे दर्शनों में? हाँ, ये सांख्य का एक बहुत डिबेटेड पहलू है। जो क्लासिकल सांख्य हमें ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में मिलता है, जो सबसे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाता है, वो वाकई अनीश्वरवादी है। वो दर्शन ये मानता है कि सृष्टि के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिना ईश्वर के। हाँ, हालांकि ये भी सच है कि महाभारत, गीता, पुराणों में हमें ईश्वरवादी सांख्य के भी रेफरेंसेस मिलते हैं, जहां ईश्वर को पुरुषोत्तम या एक विशेष पुरुष के रूप में देखा गया है। तो हो सकता है कि प्राचीनतम सांख्य ईश्वरवादी रहा हो और बाद में क्लासिकल सांख्य अनीश्वरवादी धारा में विकसित हुआ। ये संभव है। तो फिर क्लासिकल सांख्य के हिसाब से सृष्टि शुरू कैसे हुई बिना किसी डिवाइन इंटरवेंशन के? क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्लासिकल सांख्य का एक्सप्लेनेशन बड़ा यूनिक है। वो कहता है कि सृष्टि पुरुष के सान्निध्य या प्रॉक्सिमिटी मात्र से शुरू होती है। सान्निध्य मात्र से मतलब सिर्फ पास होने से? हाँ, पुरुष खुद तो इनएक्टिव है, वो कुछ करता नहीं, लेकिन उसकी चेतना की सिर्फ मौजूदगी, जैसे एक चुंबक की मौजूदगी लोहे को खींच लेती है, वैसे ही पुरुष का प्रेजेंस प्रकृति के गुणों सत्व रजस तमस के संतुलन को डिस्टर्ब कर देता है। गुणों में हलचल शुरू होती है, कोई गुण डोमिनेंट हो जाता है, कोई दब जाता है, और बस यहीं से एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। मतलब पुरुष ट्रिगर करता है पर करता कुछ नहीं। इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली। ये एक तरह की ऑटोमेटिक मैकेनिकल प्रोसेस है। प्रकृति खुद ही पुरुष के दो उद्देश्यों के लिए ये सारा विकास करती है। एक, पुरुष को भोग प्रदान करने के लिए। भोग मतलब एक्सपीरियंसेस, सुख दुख। आवश्यकता नहीं है, ऐसा क्लासिकल सांख्य कहता है। प्रकृति में ही ये पोटेंशियलिटी है। Here's where it gets really interesting. ये एवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे अनफोल्ड होता है? और ये 25 तत्व क्या है जिनका जिक्र सांख्य में हमेशा होता है? कहते हैं सांख्य ने पूरी रियलिटी को इन 25 कैटेगरीज में मैप कर दिया है। ये क्या चक्कर है? बिल्कुल सही। सांख्य पूरी वास्तविकता को, सृष्टि की पूरी प्रक्रिया को इन 25 तत्वों के फ्रेमवर्क में समझाता है। ये 25 प्रिंसिपल्स या कैटेगरीज ऑफ रियलिटी हैं। इन्हें समझना सांख्य को समझना है। देखिए, ये 25 तत्व इस तरह से अनफोल्ड होते हैं। पहला तत्व पुरुष, वो प्योर कॉन्शियसनेस जो अनेक है, साक्षी हैं। ये तो हो गया एक। दूसरा तत्व प्रकृति, वो मूल जड़ पदार्थ ऊर्जा जो एक है, त्रिगुणात्मक है, ये सबका मूल कारण है। ये दूसरा। ठीक है, पुरुष और प्रकृति 2 हो गए, बाकी 23? हाँ, अब प्रकृति से बाकी 23 तत्व एक क्रम में विकसित होते हैं, जिन्हें प्रकृति के विकार, एवोल्यूट्स और मॉडिफिकेशंस कहते हैं। ये एवोल्यूशन का क्रम है। तत्व 3, महत या बुद्धि, प्रकृति का सबसे पहला प्रोडक्ट। ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, ब्रह्मांडीय बुद्धि। महत यानी बुद्धि, इंटेलेक्ट। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर यह हमारी निर्णय लेने की क्षमता, हमारा इंटेलेक्ट है। ये सबसे सटल विकार है, प्रकृति के बाद पहला। तत्व 4, अहंकार, ये महत से पैदा होता है। ये मैंपन का भाव है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुएशन, जो हमें मैं और मेरा का एहसास कराता है। ये बड़ा क्रूशल है क्योंकि यहीं से डाइवर्सिफिकेशन शुरू होता है। अहंकार, ईगो। हाँ, आइनस। गुणों के आधार पर अहंकार 3 तरह का होता है। वैकारिक, सात्विक अहंकार, इससे मन, मानस और 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंस फैकल्टीज पैदा होती हैं। तेजस, राजसिक अहंकार, ये एक्टिव प्रिंसिपल है। ये सात्विक और तामसिक अहंकार को एक्सप्रेस होने के लिए एनर्जी देता है। इससे 5 कर्मेंद्रियां, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन पैदा होती हैं। भूतादि, तामसिक अहंकार, इससे 5 तन्मात्रा, सबस्टल एलिमेंट्स पैदा होते हैं। ओह, तो अहंकार से ही मन, इंद्रियां और एलिमेंट्स की शुरुआत होती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ फिर। हाँ, बिल्कुल। देखिए कैसे। तत्व 5,
मन, मानस, सात्विक अहंकार से। ये सोचने, महसूस करने, इच्छा करने वाला इंटरनल सेंस है। ये ज्ञानेंद्रियों से डेटा लेता है और कर्मेंद्रियों को निर्देश देता है, बुद्धि के साथ मिलकर काम करता है। मन, द माइंड, ठीक है। तत्व 6, 10, 5 ज्ञानेंद्रियां जी। सात्विक अहंकार से ये ज्ञान प्राप्त करने के टूल्स हैं। सुनने की शक्ति श्रोत्र, स्पर्श की त्वक, देखने की चक्षु, स्वाद की रसना और सूंघने की घ्राण, 5 सेंसेस। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हाँ, तत्व 11 से 15, 5 कर्मेंद्रियास जी। राजसिक अहंकार की मदद से। ये कर्म करने के टूल्स हैं। बोलने की शक्ति वाक, पकड़ने की पाणी हाथ, चलने की पाद पैर, उत्सर्जन की पायु और प्रजनन की उपस्थ, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। हाथ, पैर, मुंह, हाँ। ठीक है। तत्व 16 से 20, 5 तन्मात्रास तामसिक अहंकार से। जी। ये 5 इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स के सटल एसेंस हैं। शब्द साउंड पोटेंशियल, स्पर्श टच पोटेंशियल, रूप फॉर्म पोटेंशियल, रस टेस्ट पोटेंशियल और गंध स्मेल पोटेंशियल। ये अभी ग्रॉस नहीं बने हैं, सटल एलिमेंट्स। तन्मात्रा, ये सेटल हैं, हाँ। मतलब स्थूल नहीं है, और इनसे बनते हैं तत्व 21, 25, 5 महाभूत। ये तन्मात्राओं से क्रमशः बनते हैं। ये स्थूल तत्व हैं जिनसे हमारा फिजिकल वर्ल्ड बनता है। शब्द तन्मात्र से आकाश, स्पर्श तन्मात्र से वायु, रूप तन्मात्र से अग्नि, रस तन्मात्र से अप यानी जल और गंध तन्मात्र से पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, द 5 एलिमेंट्स। एग्जैक्टली। तो इस तरह से देखें, प्रकृति 1 प्लस महत 1 प्लस अहंकार 1 प्लस मन 1 प्लस 10 इंद्रियां 10 प्लस 5 तन्मात्र 5 प्लस 5 महाभूत 5। रुको, गिनता हूं। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल 24। ये 24 हो गए प्रकृति के विकार और प्रकृति खुद। हाँ, बिल्कुल। और इनके साथ जब हम पुरुष को जोड़ते हैं जो इनसे अलग है, तो 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। हाँ, हो गया 25 तत्व। बिल्कुल। सांख्य कहता है इन 25 के बाहर कुछ भी जाने लायक नहीं है। ये रियलिटी का पूरा मैप है। From the unmanifest Prakriti to the gross physical world and the conscious Purusha witnessing it all. कमाल है, ये तो सचमुच एक कॉम्प्रिहेंसिव मैप लगता है रियलिटी का, फ्रॉम द मोस्ट सटल टू द ग्रॉसेस्ट लेवल। सब कुछ एक लॉजिकल फ्लो में है। अच्छा, ये जो एवोल्यूशन हो रहा है, एक चीज से दूसरी बन रही है, इसके पीछे कोई कॉज इफेक्ट का सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन भी है क्या? मतलब ये सब रैंडमली नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल रैंडमली नहीं है। सांख्य का एक और फाउंडेशनल पिलर है सत्कार्यवाद का सिद्धांत। ये उनका थ्योरी ऑफ कॉजेशन है। सत्कार्यवाद, ये क्या है? सत मतलब जो अस्तित्व में है, कार्य मतलब इफेक्ट। तो सत्कार्यवाद कहता है कि कार्य इफेक्ट अपनी उत्पत्ति से पहले अपने कारण कॉज में लेटेंट फॉर्म में अव्यक्त रूप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। नथिंग न्यू इज क्रिएटेड। जो छुपा है वही मैनिफेस्ट होता है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? सबसे क्लासिक उदाहरण है तिल में तेल पहले से मौजूद है, उसे बस पेर कर निकालना पड़ता है। हाँ, ये तो है। या दूध में दही बनने की पोटेंशियलिटी पहले से है, बस जामन स्टार्टर कल्चर डालकर उसे मैनिफेस्ट करना पड़ता है। मिट्टी में घड़ा बनने की पॉसिबिलिटी है, कुम्हार उसे शेप देता है। तो इफेक्ट इज नॉट एब्सोल्युटली न्यू, इट्स जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉज। इसी को परिणामवाद भी कहते हैं। कारण का वास्तविक रूप में कार्य में बदल जाना, रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉज इनटू इफेक्ट। परिणामवाद मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ये वेदांत के विवर्तवाद से अलग है, ये समझना जरूरी है। विवर्तवाद, हाँ, वो क्या था? विवर्तवाद खासकर अद्वैत वेदांत में कहता है कि परिवर्तन सिर्फ अपैरेंट है, इल्यूजन है। जैसे रस्सी में सांप दिखना, रस्सी सचमुच सांप नहीं बनती। अच्छा, वो इल्यूजन वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन सांख्य परिणामवाद कहता है नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन रियल है। दूध सचमुच दही में बदलता है, कॉज जेन्युइनली इवॉल्व्स इनटू इफेक्ट। ओके, तो सांख्य मानता है कि कॉज इफेक्ट में बदलता है और इफेक्ट पहले से कॉज में मौजूद होता है। और सांख्य ने इस सत्कार्यवाद को लॉजिकली प्रूव करने की भी कोशिश की होगी, कुछ तर्क दिए होंगे। हाँ, सांख्य कारिका में इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, बड़े लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे एक तर्क है असत करणात्,
जो है ही नहीं, असत, उसे पैदा नहीं किया जा सकता। आप शून्य से कुछ नहीं बना सकते। समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग। सही बात है। दूसरा, उपादान ग्रहणात। किसी खास चीज को बनाने के लिए खास मटेरियल कॉज उपादान कारण ही लेना पड़ता है। दही चाहिए तो दूध ही लेना पड़ेगा, पानी या रेत नहीं। इससे पता चलता है कि इफेक्ट का कॉज से कोई स्पेसिफिक रिलेशन है, वो उसमें पहले से है। मेक सेंस। तीसरा, सर्वसंभवाभावात्। हर चीज से हर चीज नहीं बन सकती, वरना कहीं से भी कुछ भी बन जाता। चौथा, शक्तस्य शक्यकरणात्। कॉज में इफेक्ट को प्रोड्यूस करने की शक्ति, पोटेंशियलिटी होनी चाहिए। तिल में तेल पैदा करने की शक्ति है, रेत में नहीं। हाँ, ठीक है, शक्ति होनी चाहिए। और पांचवा, कारण भावाच्च। इफेक्ट अक्सर अपने कॉज के जैसा ही होता है, उसकी प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं। धागे से बना कपड़ा धागे जैसा ही होता है। ये सब आर्ग्यूमेंट्स यही पॉइंट करते हैं कि इफेक्ट इज एसेंशियली प्री एग्जिस्टेंट इन इट्स कॉज। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अस? ये सब समझने के बाद वो मूल सवाल तो अपनी जगह है, हम दुख क्यों झेलते हैं? इफ पुरुषा इज प्योर कॉन्शियसनेस, जस्ट अ विटनेस, तो उसे दुख क्यों फील होता है? बंधन कहाँ से आता है? यही सांख्य का प्रैक्टिकल कंसर्न है। दुख क्यों है और इससे छुटकारा कैसे मिले? थ्योरी के बाद यही असल मुद्दा है। सांख्य के अनुसार बंधन या दुख का फंडामेंटल रीजन है अविद्या, अविवेक, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अविद्या, इग्नोरेंस, अविवेक, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेद न कर पाना। खुद को इन बदलते हुए जड़ चीजों से आइडेंटिफाई कर लेता है। मतलब पुरुष अपने आप को कर्ता, डूअर और भोक्ता, एक्सपीरियंसर समझने लगता है, जबकि वो सिर्फ साक्षी, विटनेस है। प्रिसाइसली, बिल्कुल। वो भूल जाता है कि मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ। करना, बदलना, महसूस करना, ये सब तो प्रकृति का खेल है, गुणों का डांस है। पर अज्ञान के कारण पुरुष सोचता है मैं कर रहा हूँ, मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ही सारे दुख की जड़ है। जैसे मैं सोचता हूँ मैं दुखी हूँ, जबकि दुख तो मन में हो रहा है और मैं मन नहीं हूँ, ऐसा। एग्जैक्टली। मैं शरीर नहीं हूँ, पर शरीर के दर्द को अपना दर्द मान लेता हूँ। मैं मन नहीं हूँ, पर मन की चिंता को अपनी चिंता मान लेता हूँ। यही अविवेक है, ये कंफ्यूजन है। सांख्य 3 तरह के दुखों की बात करता है, जिन्हें दुख त्रय कहते हैं, जिनसे हर कोई घिरा है। 3 तरह के दुख कौन कौन से? पहला है आध्यात्मिक दुख, जो अपने शरीर और मन से पैदा होते हैं, जैसे बीमारी, बुढ़ापा और मानसिक क्लेश, जैसे चिंता, गुस्सा, डर, इच्छाएं पूरी न होना, इंटरनल सफरिंग। हाँ, ये तो है ही। दूसरा आधि भौतिक दुख, जो दूसरे जीवों से मिलते हैं, जैसे दूसरे इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े आदि से मिलने वाला कष्ट, एक्सटर्नल सफरिंग फ्रॉम लिविंग बीइंग्स। अच्छा, दूसरों से मिलने वाला दुख। और तीसरा आधि दैविक दुख, जो नेचुरल और सुपर नेचुरल फोर्सेस से आते हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, एक्सट्रीम वेदर, ग्रहों के प्रभाव वगैरह। एक्सटर्नल सफरिंग फ्रॉम नेचुरल फोर्सेस। सांख्य कहता है कोई भी इन तीनों से बच नहीं सकता, जब तक अविवेक है, जब तक ये कंफ्यूजन है। बाप रे। तो अगर दुख का कारण ये गलत आइडेंटिफिकेशन, ये अविवेक है, तो जाहिर है कि मुक्ति का रास्ता इसी अविवेक को दूर करने में होगा। मोक्ष या कैवल्य कैसे मिलेगा? व्हाट्स द सॉल्यूशन? बिल्कुल सही पकड़ा। मुक्ति, मोक्ष या कैवल्य का एकमात्र रास्ता है विवेक ख्याति, यानी डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज। वही सम्यक ख्याति या सत्य ज्ञान जिसकी बात हमने शुरू में की थी। विवेक ख्याति, बिल्कुल। मतलब पुरुष और प्रकृति के बीच के फंडामेंटल डिफरेंस को साफ साफ जान लेना, रियलाइज कर लेना। हाँ, सिर्फ इंटेलेक्चुअली जानना नहीं, बल्कि उसे डीपली रियलाइज कर लेना, अनुभव कर लेना कि पुरुष चेतना और प्रकृति पदार्थ ऊर्जा 2 बिल्कुल अलग रियलिटीज हैं। पुरुष प्योर, कॉन्शियस, अनचेंजिंग, पैसिव विटनेस है, जबकि प्रकृति अनकॉन्शियस, एवर चेंजिंग, एक्टिव है, और सारे एक्सपीरियंसेस, सारे चेंजेस उसी के डोमेन में है। जब पुरुष को यह साक्षात्कार हो जाता है कि मैं शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हूं, मैं इनसे परे केवल शुद्ध साक्षी चेतना हूं, तब वो प्रकृति के इन्फ्लुएंस से छूट जाता है। ये होता कैसे है, मतलब रियलाइजेशन? ये एक प्रोसेस है। पहले शास्त्रों से, गुरु से सुनकर समझना, श्रवण, फिर उस पर डीपली रिफ्लेक्ट करना,
तर्क से डाउट्स क्लियर करना, मनन, और आखिर में मेडिटेशन, निधिध्यासन के थ्रू इस ट्रूथ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना। जब ये ज्ञान सिर्फ इन्फॉर्मेशन न रहकर लिविंग एक्सपीरियंस बन जाता है, तभी विवेक ख्याति दृढ़ होती है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये तो वेदांत में भी सुनते हैं। हाँ, ये ज्ञान प्राप्ति के स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। और जब ये विवेक ज्ञान हो जाता है तब क्या होता है? फाइनल स्टेट क्या है? कैवल्य? हाँ, तब पुरुष अपने असली स्वरूप, अपने कैवल्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। कैवल्य का मतलब है आइसोलेशन, अलोननेस। पुरुष का प्रकृति से पूरी तरह अलग हो जाना, अपने प्योर कॉन्शियस नेचर में रेस्ट करना। वो प्रकृति के नाटक को देखता रहता है, पर अब उससे आइडेंटिफाइड नहीं होता, इसलिए दुख उसे टच नहीं कर सकता। दुख का कारण अविवेक ही खत्म हो गया। यही फाइनल लिबरेशन है, जीवन का परम लक्ष्य, एब्सोल्यूट फ्रीडम। वाह, ये तो सचमुच एक बहुत ही गहरा और लॉजिकली बिल्ड फिलोसॉफिकल सिस्टम लगता है। नो वंडर इसका इतना प्रभाव रहा होगा। आपने शुरू में कहा था ये बहुत प्रभावशाली रहा है। और वो महाभारत वाली बात भीष्म पितामह की, ज्ञानम च लोके यदि हास्ति किंचित सांख्या गतम तच्च महन महात्मन। इस श्लोक में जो भी ज्ञान है वो सब सांख्य से ही आया है। ये तो जबरदस्त क्लेम है। हाँ, ये क्लेम दिखाता है कि सांख्य का स्टेटस कितना ऊंचा था। इसका प्रभाव जबरदस्त रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कई एरियाज में महाभारत और गीता, ये तो सांख्य विचारों से भरे पड़े हैं। भगवत गीता का पूरा कर्म योग, खासकर निष्काम कर्म योग, सांख्य के प्रकृति पुरुष भेद और त्रिगुण सिद्धांत पर बेस्ड है। कृष्ण अर्जुन को बार बार याद दिलाते हैं कि आत्मा, पुरुष, अकर्ता है। सब कर्म प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं। हाँ, गीता में तो है ये सब, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। बिल्कुल। योग दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन तो प्रैक्टिकली सांख्य का अप्लाइड वर्जन ही माना जाता है। योग सांख्य के पूरे 25 तत्वों वाले मेटाफिजिक्स को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। योग और सांख्य जुड़े हुए हैं मतलब? हाँ, बहुत गहरे से। बस योग उसमें ईश्वर को एक विशेष पुरुष के रूप में मानता है, जो क्लासिकल सांख्य में नहीं है, और विवेक ख्याति तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिकल मेथड्स देता है, यानी अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग दर्शन को सेश्वर सांख्य भी कह देते हैं कभी कभी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। वेदांत, हालांकि सांख्य का द्वैतवाद, दो अल्टीमेट रियलिटीज, वेदांत के अद्वैतवाद सिर्फ एक ब्रह्म सत्य से फंडामेंटली डिफरेंट है। फिर भी वेदांत के विकास पर भी सांख्य का असर रहा है। सदियों तक इन दोनों स्कूलों में डायलॉग और डिबेट चलता रहा है। शंकराचार्य जैसे अद्वैत वेदांतियों ने सांख्य के कुछ पॉइंट्स, जैसे प्रकृति की स्वतंत्रता, अनीश्वरवाद, को क्रिटिसाइज किया, पर उन्होंने भी उसकी इंपॉर्टेंस को माना। मतलब बहस भी हुई है इनके बीच? हाँ, फिलोसॉफिकल डिबेट्स तो हुए हैं। आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धांत, वात पित्त कफ, कहीं न कहीं सांख्य के त्रिगुण, सत्व रजस तमस और पंच महाभूत के फ्रेमवर्क से जुड़ा है। हेल्थ को इन प्रिंसिपल्स का बैलेंस और डिजीज को इम्बैलेंस माना जाता है। आयुर्वेद में भी? वाह। ओवरऑल इंडियन कल्चर, सामान्य रूप से भी देखें तो भारतीय कला, साहित्य, एथिक्स और डे टू डे अंडरस्टैंडिंग में भी प्रकृति पुरुष, त्रिगुण जैसे सांख्य के कॉन्सेप्ट्स किसी न किसी तरह रचे बसे हैं। इनका इन्फ्लुएंस बहुत वाइड स्प्रेड रहा है। ये तो सच है। अच्छा, अगर किसी को सांख्य के ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने हो तो कौन से अवेलेबल हैं? आपने सांख्य कारिका का नाम लिया था। हाँ, आज के समय में सांख्य के 2 मेन ग्रंथ मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और शायद सबसे पुराना अवेलेबल टेक्स्ट है ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। इसमें सिर्फ 72 वर्सेस, कारिकाएं हैं, और ये शायद 3rd से 5th सेंचुरी सीई के बीच लिखी गई। ये बहुत कंसाइज पर पैक्ड विद मीनिंग है। ज्यादातर बाद का सांख्य चिंतन इसी पर बेस्ड है, पर स्कॉलर्स मानते हैं कि आज जो टेक्स्ट मिलता है वो काफी बाद का, शायद 14th-15th सेंचुरी का कॉम्पिलेशन है। इसके अलावा एक बहुत छोटा तत्व समास भी है। प्राचीन आचार्यों जैसे पंचशेख, जिन्होंने षष्ठी तंत्र लिखा था जो अब लॉस्ट है, वार्षगण्य आदि के नाम मिलते हैं, पर उनके वर्क्स उपलब्ध नहीं है। तो मेनली सांख्य कारिका है आज। और वो एक सवाल जो पहले उठा था, क्या सांख्य वेदों पर आधारित है या नहीं? इज इट वैदिक और नॉन वैदिक? इस पर क्या कंसेंसस है? ये हमेशा से डिबेटेड रहा है। एक तरफ अगर आप प्राचीन उपनिषदों जैसे छांदोग्य, श्वेताश्वतर, कठ को देखें
तो उनमें सांख्य के कोर आइडियाज जैसे प्रकृति, पुरुष, गुण, महत्व वगैरह के बीच साफ दिखते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में तो सांख्य और योग का नाम लेकर कहा गया है कि परम कारण को सांख्य और योग से जाना जा सकता है। तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम। इससे लगता है कि सांख्य की जड़ें वैदिक परंपरा में ही हैं। विज्ञान भिक्षु जैसे 16वीं सेंचुरी के कमेंटेटर ने तो सांख्य को वेदों का ही तार्किक विस्तार माना, तो मतलब वैदिक रूट्स हैं। हाँ, लगता तो है। दूसरी तरफ क्लासिकल सांख्य के कुछ स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन्स जैसे अनीश्वरवाद और प्रकृति की पुरुष से पूरी इंडिपेंडेंस वैदिक धारा के मुख्य विचारों से अलग लगते हैं। इसी आधार पर शंकराचार्य जैसे अद्वैत वेदांतियों ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में सांख्य का खंडन किया और उसे अवैदिक या वेद विरुद्ध भी कहा। ओह, तो शंकराचार्य ने क्रिटिसाइज किया। हाँ, क्रिटिसाइज किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शंकराचार्य ने भी माना कि सांख्य और योग लोक में मोक्ष के साधन के रूप में प्रसिद्ध हैं और रिस्पेक्टेबल माने जाते हैं। तो शायद कंक्लूजन ये है कि सांख्य के रूट्स तो वैदिक हैं, पर समय के साथ इसका डेवलपमेंट कुछ ऐसी डायरेक्शंस में भी हुआ जो मेन स्ट्रीम वैदिक थॉट से थोड़ा डाइवर्ज करती थीं। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। समझ गया, कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। ये सब जानने के बाद फाइनली आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में 21वीं सदी में क्या ये हजारों साल पुराना दर्शन रेलेवेंट है? इसकी क्या प्रैक्टिकल वैल्यू हो सकती है? मुझे लगता है बिल्कुल रेलेवेंट है, कई तरह से। जैसे पहला, इसका जो एवोल्यूशन का थ्योरी है, एक सिस्टमैटिक अनफोल्डिंग फ्रॉम सटल टू ग्रॉस, वो मॉडर्न साइंटिफिक थॉट से कंपेयर करने लायक है। हालांकि मेथड्स और कंक्लूजन्स अलग हैं, एक पर्सपेक्टिव तो देता ही है। साइकोलॉजी के फील्ड में सांख्य का मन, बुद्धि, अहंकार का एनालिसिस और खासकर साक्षी चेतना, विटनेस कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। आजकल माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस की जो बातें होती हैं, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस साक्षी भाव से जुड़ता है। हाँ, साक्षी भाव, विटनेसिंग, ये तो बहुत रेलेवेंट है आजकल। बिल्कुल। फिलॉसफी में माइंड बॉडी प्रॉब्लम एक पेरेनियल पजल है। सांख्य का ड्यूअलिस्टिक सॉल्यूशन कि कॉन्शियसनेस पुरुष और मैटर एनर्जी प्रकृति दो फंडामेंटली डिफरेंट रियलिटीज हैं, आज भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिस पर विचार होता है। माइंड बॉडी प्रॉब्लम, हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। त्रिगुण का सिद्धांत पर्सनालिटी टाइप्स को समझने, अपनी टेंडेंसीज को जानने और लाइफ में बैलेंस लाने के लिए आज भी प्रैक्टिकली यूज किया जा सकता है। हम सब में ये तीनों गुण काम करते हैं। सत्व, रजस, तमस, हाँ, अपनी प्रकृति समझने में मदद मिल सकती है। हाँ, ये भी सच है कि सांख्य के कुछ पॉइंट्स पर मॉडर्न थिंकर्स सवाल उठाते हैं, जैसे पुरुष अनेक क्यों हैं, प्रकृति जड़ होकर इतनी पर्पसफुल सृष्टि कैसे करती है, पुरुष का सिर्फ प्रेजेंस कैसे इतना कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशन ट्रिगर कर सकता है। ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं जिन पर डिबेट जारी है। क्रिटिसिज्म भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सांख्य दर्शन हमें रियलिटी को समझने का एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है। ये सिखाता है कि दुनिया दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, पुरुष चेतना और प्रकृति पदार्थ ऊर्जा का खेल है, और हमारे दुख का कारण है हमारा अपने असली साक्षी स्वरूप प्योर कॉन्शियसनेस को भूलकर खुद को इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ प्रकृति से आइडेंटिफाई कर लेना। इस फंडामेंटल मिस्टेक को सुधारकर विवेक ख्याति यानी डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज पाकर हम दुखों से पार जा सकते हैं, कैवल्य यानी अल्टीमेट फ्रीडम पा सकते हैं। यही मैसेज है बेसिकली। एकदम सही समरी है। और शायद अंत में एक विचार छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि क्या ये विवेक ख्याति सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, या इसे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने का, जीने का भी कोई तरीका है? क्या हम वाकई अपने आप को डूअर और एक्सपीरियंसर मानने की आदत से हटकर लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को साक्षी भाव से देख सकते हैं? ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सोचने वाली बात है। और शायद योग दर्शन इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, सांख्य के फाउंडेशन पर प्रैक्टिकल मेथड्स देकर, कि इस ज्ञान को जिए कैसे। सही है। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म के विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।